सबसे पहले आपका आता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर आते हैं आपके चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, करंट से आप समझो, करंट क्या होता है? आपका विंड करंट होता है, आपका वाटर करंट होता है। करंट किसी भी चीज की फ्लो को दिखाता है, किसी भी चीज के बहाव को दिखाता है। जब पानी का बहाव चल रहा होता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं, जब हवा का तेज बहाव चल रहा होता है तो उसको विंड करंट कहते हैं। रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया ना कि जो रेजिस्ट करता है चीजों को, कि आपकी जो स्नैप है, आपकी इंस्टा है, बहुत सी तरह की चीजें ना, जो रील्स देखते रहते हो, रात को पढ़ने बैठते हो और स्क्रॉल करने बैठते हो, घंटे 3-4 घंटे पढ़ दे, गायब हो जाते हैं। सोचते हो कि एग्जाम टाइम आ गया, अब पढ़ूंगा और टाइम ऐसे निकल जाता है रात का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने खत्म कर लिया, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हमने एक बार में खत्म कर लिया वन शॉट के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर हमारे फिजिक्स का, क्लास 10th की साइंस का, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर है। आज हम चलेंगे एक नई दुनिया में जहां पे आप बहुत बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स तक जाएंगे, देखिए करंट कैसे फ्लो करता है और बाकी जो आपके इलेक्ट्रिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। और मस्त काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, ज्यादातर लाइट रिफ्लेक्शन से बनते हैं और इस चैप्टर से बनते हैं। एक आपका मैग्नेटिक वाला है जो आपका लास्ट चैप्टर है, उससे इतना ज्यादा नहीं आता, उससे थ्योरिकल आता है, पर न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं अगर फिजिक्स की बात करी जाए तो आज हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर को वन शॉट के अंदर खत्म करने की, हमारा प्यारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे फंडामेंटल पार्ट पे ही चलते हैं। सबसे बेसिक चीज जो होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, चार्ज। चार्ज क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है चार्ज? आपने अगर बायो में ध्यान रखा हो कि जो ह्यूमन बॉडी का या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे फंडामेंटल सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है? उसके सेल्स होते हैं, सबसे छोटी यूनिट होती है, जिससे फिर ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जिसके बाद एक बड़ा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। वही चीज सेम फिजिक्स में लगती है कि सबसे बेसिक यूनिट। देखो, सबसे पहले आपका आता है कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के अंदर आपके होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके होते हैं एटम्स, और एटम्स के अंदर आते हैं आपके चार्जेस। आखिर यही चार्ज जो है, जो आपकी एनर्जी फॉर्म करता है, किसी भी तरह की आपकी एनर्जी होती है जो बनती है कोई भी काम को होने में, किसी भी वर्क को डन करने में जो रिक्वायरमेंट होती है, उसी चार्ज से रिलेटेड होती है। वही चीज आज हम चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। तो आइए डेफिनेशन के साथ देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या, इसको आप बेसिक पार्टिकल भी लिख सकते हैं कि सबसे बेसिक पार्टिकल होता है एक एटम के अंदर। कौन कौन से होते हैं? आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही चीज यहां लिखी है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव आपके प्रोटॉन्स होते हैं, नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो न्यूट्रल होते हैं वो तो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता पर उनका मास होता है, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। किसी भी चार्ज की एक यूनिट होती है। यूनिट क्या होता है? हमने हमेशा से पढ़ा है कि हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, चाहे वो स्पीड हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर ऐसी यूनिट्स में करते हैं। ये यूनिट बताती है कि उसकी मेजरमेंट किस स्केल पर करी गई है। तो वही चीज, वही स्केल इसका हमारे फिजिक्स में भी लगता है कि चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है कूलाम। अब ये कूलाम ही क्यों? कूलाम उन साइंटिस्ट का, उन महारथी का नाम है जिनके नाम से ये, जिन्होंने डिस्कवर करी थी इस चार्जेस की, उनके नाम पर ही कूलाम रखा गया है। कि अब उनकी रिस्पेक्ट में हमने सोचा कि उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट को रख दिया जाए। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? आपने बचपन से मैग्नेट के साथ तो खेला ही हुआ। मैग्नेट की जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जो अपोजिट होते हैं, वो हमेशा चिपकते हैं आपस में आके, और जो सेम होते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ पोल आ गया या साउथ साउथ पोल हो गया, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, भागते हैं एक दूसरे से। वही सेम केस चार्जेस के साथ होता है कि अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो चाहेंगे एक दूसरे के करीब आए। और अगर सेम चार्जेस हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो रिपल करेंगे, ये इधर को भागने की कोशिश करेगा, ये इधर को भागने की कोशिश करेगा। तो वही सेम चीज जो हम मैग्नेट के साथ समझते हैं, जो हम अच्छे से समझेंगे, जो हमारा मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी बात तो वहां करेंगे। अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, तो चार्ज को लेकर चलते हैं। चार्ज हमारा वही सेम चीज होती है कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। एलिमेंट्री चार्जेस जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, वो चीज हमने बता दी यहाँ पे आपको कि सबसे बेसिक जो पार्ट्स होते हैं आपके एटम के चार्जेस वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। अब एक कूलाम की वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया ना कि एक कूलाम तो इतना होता है। तो आपने देखा होगा कि कितने कुलाम का चार्ज हो रहा है, कि एक सेल है उसमें इतने कुलाम का चार्ज है, ऐसे बहुत सी बैटरीज में लिखा होता है। वो कुलाम है क्या, वो दिखाता है कि एक कुलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एक कुलाम चार्ज के अंदर। सोच रहे हो कितनी बड़ी यूनिट है, 10⁻18 पूरा, मतलब यहां से स्टार्ट करूंगा बोर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू खत्म नहीं होगी। इतने सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक कुलाम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सोचो 8-10 कुलाम आ जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी, कितनी ज्यादा तादाद हो जाएगी। तो यही इन्हीं के वर्किंग की वजह से जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में आते हैं, कुछ वर्क करते हैं, कुछ अपना बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिस वजह से आपकी एनर्जी जनरेट होती है, वही वर्क करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं, करंट से आप समझो करंट क्या होता है। आपका विंड करंट होता है, आपका वाटर करंट होता है। करंट किसी भी चीज की फ्लो को दिखाता है, किसी भी चीज के बहाव को दिखाता है। जब पानी का बहाव चल रहा होता है तो उसको वाटर करंट कहते हैं, जब हवा का तेज बहाव चल रहा होता है तो उसको विंड करंट कहते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का या फिर चार्जेस का बहाव तेजी से चल रहा होता है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो का क्या मतलब है, रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब क्या होता है कि यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट के अंदर। मानो कि जैसे हम सबसे पहले विंड के साथ सबसे पहले वाटर चलते हैं, फिर विंड, फिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट को लेके चलिए। एग्जांपल में सबसे पहले आपका वाटर है, तो आपके पास जैसे कोई पाइप है यहाँ पे, ठीक है। पाइप का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इतना, जितना एरिया कवर करता है एक यूनिट सेक्शन में, वो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहां से पानी का फ्लो आ रहा है, ये पानी का फ्लो आ रहा है यहां से पाइप में से, ठीक है, वो ऐसे करके जा रहा है। तो एक सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो है यूनिट है, इसके अंदर से एक सेकंड के अंदर जितना पानी बहाव में जाएगा वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो गया, ठीक है। एक सेकंड के अंदर इतने यूनिट एरिया में से जो पानी निकल के जा रहा है। ऐसे आपके घर की खिड़की है, ठीक है, कोई आपके घर की विंडो है, या आपके घर की विंडो हो गई, ठीक है। इसमें से जब जैसे आप, क्या होता है कि हवा आती जाती रहती है कंटिन्यूसली, हवा जो है अंदर बाहर आती जाती रहती है रेगुलरली, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर इस पूरी विंडो में से जितनी हवा बाहर जा रही है या फिर जितनी हवा अंदर आ रही है एक सेकंड के अंदर, वो रेट हो गया उस हवा के फ्लो का। तो वही सेम चीज आपके इलेक्ट्रिक करंट को है, कि आपको कोई वायर है, ये आपको कोई वायर है, ठीक है, ये बाहर का लेयर हो गई, ये इसके अंदर वायर्स हैं। इन वायर्स में से एक वायर को देखो अगर आप, वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे होगा छोटा सा, तो इसके इस यूनिट एरिया में से, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से जितना आपका चार्ज फ्लो कर जाएगा ना एक सेकंड के अंदर, वो आपका हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो उम्मीद आप समझोगे कि आपका इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। अब आते इसकी यूनिट की तरफ। वैसे तो इसकी एक यूनिट एम्पेयर होती है, जो हमारे मेन एम्पेयर साहब हैं, इनके धुरंधर आपके जो इलेक्ट्रिक करंट के हैं वो उनके नाम पे रखी गई है एम्पेयर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला जो है वो अभी हम मेंशन करेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इसकी एक और यूनिट होती है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, अब आप डेफिनेशन से समझो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज यूनिट टाइम के अंदर कितना फ्लो करके जा रहा है, यूनिट टाइम के अंदर वो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपका हो गया चार्ज अपॉन में टाइम। ये टाइम टेकन उस चार्ज को फ्लो करने में उस गिवन टाइम में, वही आपका जो रेशियो आता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इसके हिसाब से जो आपकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, ऊपर आपका चार्ज है, चार्ज की यूनिट आपकी कूलाम होती है, नीचे आपका सेकंड है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। सेकंड ऊपर जाएगा तो कूलम सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो एक यूनिट तो इसकी ये होती है, और बाकी जो आपकी बेसिक एसआई यूनिट होती है उसको आप एम्पेयर से लिखते हो हमेशा, कि करंट की जो एसआई यूनिट होती है, आपके जो घरों में बल्ब्स होते हैं या फिर बहुत जो अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसके अंदर आपको करंट ऐसे दिखाया जाता है कि इतना मिली एम्पेयर, इतना मेगा एम्पेयर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। तो वही चीज होती है एम्पेयर की यूनिट का मतलब जो होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होगा अच्छे से कि आपका इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी नई टर्म आई है, हो सकता है आपने पहले सुना हो सकता है आप पहले इस बारे में पढ़ चुके हो, क्या पता आप यहाँ रिवीजन के लिए आए हो हमारे पास,
तो आपको इतना इतना तो पता होगा, फिर भी हमारा काम है आपको एकदम बेसिक से समझाना। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा मजेदार सा एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे आपके घर का वॉश बेसिन है, ठीक है, ये इसकी नाली है जहां से पानी जाता है बाहर, ठीक है। और ये आपका एक रबड़ का ट्यूब जो सक्शन पैदा करता है जब कभी नाली के अंदर कचरा फंस जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपका गार्बेज फंस गया, ये आपका गार्बेज फंस गया है इस ट्यूब के अंदर जहां से आपका वाटर फ्लो करेगा, एग्जिट करेगा। और इस गार्बेज के फंसने की वजह से आपके जो वॉश बेसिन है उसके अंदर यहाँ पे पानी भर गया बहुत सारा, ठीक है। अब ये पानी जा नहीं पा रहा है, यहां तक आ रहा है, अब इस कचरे की वजह से नीचे नहीं जा पा रहा। अब इसको आप क्या करोगे कि इससे आप सेक्शन पैदा करोगे इस जगह पे, यहां पे लगाओगे और पंप करोगे, जिसकी वजह से प्रेशर पैदा होगा तो कचरा हटेगा और पानी निकल के जाएगा। तो इसी से अब हम समझेंगे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, पोटेंशियल क्या होता है, ताकत होती है। पोटेंशियल, आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसी को आप पोटेंशियल कहते हो ना। कि आपको जैसे कुछ पंजा लड़ाने का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, और आप किससे जीतते हो या किससे हारते हो, तो उससे मेजर होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी ताकत कितनी है, आपका पोटेंशियल कितना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि ये जो पानी है ये हो गया आपका करंट, करंट कह सकते हैं, या फिर बेसिक यूनिट में आप चार्जेस कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा अभी हम अच्छे से समझेंगे, अगर आप रिवीजन करने आ रहे हो तो आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसको मानते हैं रेजिस्टेंस। अगर नहीं पता तो अभी हम समझाएंगे अच्छे से। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कचरा फंसा हुआ है ये रेजिस्ट कर रहा है, पानी को जाने से रोक रहा है। ये पानी आपका चार्ज हो गया जिसको फ्लो कर जाना है, ठीक है। और ये आपका वो वे हो गया, वो पाथवे हो गया जहां से आपका करंट फ्लो होना है। अब ये जो सक्शन पैदा करता है, ये रबड़ की ट्यूब जो है जिसको आप यहाँ पंप लगाओगे और प्रेशर मारोगे जिसकी वजह से पानी जाएगा, ये आपका हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल, अब यहाँ पे आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब आप इस पे वर्क करोगे तभी क्या होगा कि कचरा थोड़ा सा हटेगा या फिर थोड़ा गैप बनाएगा जिसकी वजह से पानी निकल कर जाएगा। अब आओ डेफिनेशन पे एक बार नजर मारते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V is the amount of work needed to move a unit of electric charge from one point to another। क्या मतलब हुआ इसका, वही सेम चीज हुआ ना कि जो आपका चार्ज है उसको आपको यहां से पहुंचाना है, यहां से निकालना है, यहां पहुंचाना है, एग्जिट करवानी है यहां से वॉश बेसिन में से। तो आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो वो वर्क है, वो वर्क आपको करना पड़ रहा है कि वो जो चार्ज है वो फ्लो करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाए। तो आपको अच्छे समझ आया ना कि हमने कुछ पोटेंशियल लगाया, कुछ वर्क करा, वही अमाउंट ऑफ वर्क आता है उस यूनिट चार्ज के अंदर। ये जो आपका चार्ज है उसके ऊपर कितना आपने वर्क करा कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो निकल कर चले जाए। तो आपको अच्छे समझ आया होगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पर दो चीजें होती है, एक तो पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका ये होगा कि आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, और पोटेंशियल होता है आपका इस पॉइंट से लेके इनफिनिट। तो अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, आराम से भी समझेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी देखेंगे अच्छे से कि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में क्या फर्क आता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो दोबारा एक बार डेफिनेशन में नजर मारो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका V होता है, जिसको आप वोल्ट से भी डिटरमाइन करते हो, जिसका नाम वोल्ट होता है, वो वर्क डन उस चार्जेस को मूव कराने से वन पॉइंट टू अनदर। डिफरेंस का क्या मतलब है, डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या बनता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के हिसाब से जो आपका V होता है वो आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आप इसको स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहे डिनोट कर सकते हो, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वोल्ट जो होता है आपका, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि आपको कितना वर्क डन करना पड़ा उस यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक।
अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का क्या मतलब है, इस डिफरेंस का क्या मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इनिशियल पॉइंट से जो आपका वर्क डन आपने करा है उस यूनिट चार्ज पे, ये तो आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब सिर्फ पोटेंशियल क्या होता है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आपका हो गया इनफाइनाइट। जैसे कि यहाँ पे आपका एक कोई चार्ज है, आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचाना है उसे। ठीक है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाना है इस चार्ज को, तो आप कितना वर्क करोगे, कितना इसको धक्का लगाओगे, कितना इस पर ताकत लगाओगे, अपनी पोटेंशियल कितनी दिखाओगे कि ये चार्ज इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक आ जाए। ठीक है, तो ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये इनिशियल पॉइंट आपका इनफाइनाइट होता, कहीं आप इनफाइनाइट से ला रहे हो इस चार्ज पार्टिकल को कि आपने कहीं ऐसी दूसरे एलिमेंट से उठाया और आप वायर में आपका चार्ज जो है उसको प्लेस कर रहे हो, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट ही हो गया उसके मुकाबले। तो वो अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो आपको सिंपल पोटेंशियल हो गया, तो ये आपकी वी इनिशियल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो सिर्फ फॉर्मूला बचेगा वी फाइनल, जिसको आप वी लिख दोगे डब्ल्यू अपॉन में क्यू। ये आ गया आपका पोटेंशियल, जिसको आप वोल्ट से, जिसका सिंबल आपका वी होता है, उससे डिनोट करते हैं। तो आपको अच्छे समझ आ गया इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो थोड़ा दोबारा पीछे जाओ, और जो मैंने समझाया ना डायग्राम के साथ, हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिखते चले जाओ, कभी नहीं भूलोगे, कुछ भी हो जाए कभी नहीं भूलोगे इस एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है एग्जाम पे कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पेयर, जितने भी आपके यूनिट्स है ना उनसे क्वेश्चन बन जाता है कि इनको अगर एक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या। फॉर्मूला क्या था, वोल्ट। अगर इसकी वैल्यू हमको 1 चाहिए तो जितना आपने वर्क डन करा है उतना ही चार्ज होना चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि आप एक ही यूनिट चार्ज पे एक यूनिट का वर्क करोगे तभी तो आपका 1 वोल्ट आ जाएगा। तो वही इसकी डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क। ये तो आपको पता है ना कि वर्क डन की यूनिट जूल होती है। जूल एक्चुअली यूनिट आपकी एनर्जी की होती है, तो वर्क भी आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उस एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे एक यूनिट 1 जूल का वर्क डन आप कर रहे हो, तो वही आपका 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर कैसे करा जाता है, उसके लिए भी तो डिवाइस फॉर्म करे गए हैं। जैसे आपका करंट होता है, करंट को कैसे मेजर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इससे आप याद रखोगे कि करंट को मेजर करा जाता है एमीटर से। करंट के लिए यहां लिख दिया है मैंने कि किससे मेजर करा जाता है, एमीटर से। ठीक है, एमीटर क्या होता है, ए एम से आपका एम्पियर हो गया और एम्पियर मीटर, मीटर यानी कि वही स्केल जो आपको यूनिट नापने के लिए है। तो करंट आपको मेजर करने के लिए चाहिए तो एम्पियर मीटर यानी कि एम मीटर। ऐसे आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है उसको आप वोल्ट मीटर कहते हैं, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स वेयर यू वांट टू मेजर द वोल्टेज। अब पैरेलल में ही क्यों लगाया जाता है, अभी पैरेलल अभी आपको समझ में आएगा, पैरेलल अभी आप समझ नहीं पा रहे हो क्या। अभी जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपको दोबारा समझाएंगे अच्छे से कि कैसे पैरेलल लगाया जाता है। अभी बस इतना अगर आप नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ, तो उसमें साथ में मेंशन कर दो, अभी अभी दोबारा समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये पॉइंट अभी यहाँ मार्क कर लेते हैं, इस पे भी दोबारा आएंगे। अब सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। हमने टर्म्स तो पढ़ ली कि हमारा चार्ज क्या होता है, हमारा करंट क्या होता है, हमारा वोल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी। अब इन सब चीजों का यूज क्या है, हमारे जो घर में अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो जो वायर से कनेक्टेड है वो एक सर्किट ही तो फॉर्म हो रहा है, एक कंप्लीट सर्किट ही तो बन रहा है। तो वो चीज अभी हम देखते हैं। डेफिनेशन आप यहां से अच्छे से पढ़ सकते हो, हम डायरेक्ट समझते अच्छे से होता क्या है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है वायर का, आपके अप्लायंसेस का, आपके स्विचेस का। अप्लायंसेस में आपके बल्ब हो गए, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका एसी, जितनी भी चीजें होती है, आपका फैन हो गया, जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे अप्लायंसेस, आपका स्विच हो गया, उसमें चाहे आप फ्यूज भी ऐड कर सकते हो, बीच में जनरेटर को भी ऐड कर सकते हो एनर्जी स्टोर करने के लिए। इन सबका एक कंप्लीट जब सर्किट बनता है ना, जिसमें परफेक्टली सारे जो चार्ज है वो फ्लो कर पा रहे हैं, उनका पूरा रास्ता मिल रहा है फ्लो करने का, वो आपका एक सर्किट होता है। डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट डायग्राम पे चलते हैं कि डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। पहले इसके थोड़े सिंबल्स देख लो कि कैसे कैसे इसके सिंबल्स होते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है आप सिंपल ऐसे डिनोट करते हो, ठीक है। और आपका जो बैटरी होता है, बैटरी को आप, सेल तो आपका सिंगल यूनिट होती है, कम चार्ज देता है। बैटरी आपकी मल्टीपल सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जब बहुत सारे सेल्स के चार्जेस को एक साथ लाया जाता है ना, वही आपकी एक बैटरी होती है। तो इसका सिंबल भी ऐसे डिनोट करा गया है कि अगर सेल का सिंपल एक पैरेलल लाइन से दिखा दिया गया है तो बैटरी का कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। अब इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका बड़ी वाली स्केल होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, जो छोटी वाली स्केल होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। स्विच अगर आपकी ओपन है यानी कि की प्रेस नहीं करके आपका स्विच ऑफ है उस टाइम पे,
अब ये कंफ्यूजन बहुत होती है कि स्विच ऑन है या ऑफ है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब फैन ऑन हो जाता है, तो हम उसको स्विच ऑन कहते हैं। एक्चुअली स्विच क्लोज होता है उस टाइम पे, यानी कि सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। और जब आप ऑफ कर देते हो ना स्विच को, तब जाके हम कह सकते हैं वो स्विच ऑन है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो अब बोलते हुए आ रहे हैं तो हो गई है वही लैंग्वेज। पर ध्यान रखो कि जब प्लग ऑफ होता है ना हमारा, कि आपका अप्लायंसेस वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट है, यानी कि ओपन सर्किट है, ठीक है। तो उसको ऐसे डिनोट करोगे आप। क्लोज सर्किट आप ऐसे बीच में क्या करा कि यहाँ पे खाली था ना, तो उसको भर दिया हमने, बस वही क्लोज सर्किट हो गया। वायर को ज्वाइंट करना हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। पर अगर वायर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस होकर जा रहे हैं, ज्वाइंट नहीं हो रहे, उसको आप ऐसे दिखा दोगे। इलेक्ट्रिक बल्ब आप जैसे मर्जी बना लो, आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, आपके कलाकारी पे आप जैसे मर्जी चाहे बना लो, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस भी अभी हम पढ़ेंगे। एक तरीके से आप बस नाम से इतना समझो ना कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चीजों को रेजिस्ट करे। रेजिस्ट कैसे, कि जैसे कि आप पढ़ना चाह रहे हो, आप जैसे आपसे नाइट स्टडी करूंगा, एग्जाम आ रहे हैं आपके, दिसंबर का एंड चल रहा है, अब आपका एग्जाम आ रहा है, आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो उतना आपका फोन का नोटिफिकेशन बज जाता है, या जरा सा आपका ध्यान जाता है, अब तुरंत इंस्टा खोल लोगे, स्नैप खोल लोगे, रील्स देखने लगोगे। वो क्या है, वो आपका रेजिस्टेंस है, वो आपको स्टडी से रेजिस्ट कर रहा है, आपको दूर भगा रहा है ना एक्चुअली। तो वही रेजिस्टेंस, जब चार्ज को कोई रेजिस्ट करता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। उस एलिमेंट को आप रेजिस्टर कहते हो, जिसको आप इस तरीके से डायग्राम में शो करते हो, क्या कि एक स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर जिगजैग जिगजैग करके दिखा दोगे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस भी दो तरीके के होते हैं आपके, एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है और आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। कांस्टेंट जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये भी एक एलिमेंट के तौर पे ही होता है, लगाया जाता है सर्किट में। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके घर में खराब हो जाते हैं, तो आप उसका कभी घर के इंजीनियर बने होंगे तो उसको खोला होगा ना आपने भी, तो उसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें आपका एक रजिस्टर भी होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखता है कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इस तरीके से। उसमें से कलर बैंड लगे होते हैं, ऐसे करके होता है कुछ, ठीक है। तो ये आपका रजिस्टर होता है। अब कांस्टेंट क्या होता है, कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। वेरिएबल, कि आपका कोई डिवाइस है जिसमें आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो आपके स्कूल लैब्स में रखा होगा, जो आप 11th 12th में जाओगे तो आपके टीचर से बोलना कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं, तब आप देख पाओगे वेरिएबल रजिस्टर कैसे होता है। उसको कैसे डिनोट करते हो, कि वही सिंपल कांस्टेंट रजिस्टर की तरह आपने ऐसे डायग्राम बनाया, उसको ऐसे क्रॉस एरो बना दो, या फिर ऊपर से एक एरो लाके दिखा दो, वो आपका हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप रियोस्टेट भी कहते हैं, ठीक है। एमीटर जो आपका डिवाइस होता है करंट नामने का, उसमें आप ऐसी सर्कल करके ए लिख दो, वोल्ट मीटर में आप सर्कल करके वी लिख दो। तो ये तो हो गए आपके टोटल एलिमेंट्स कैसे दिखाए जाते हैं। आइए एक सर्किट बनाकर रेडी करते हैं, सिंपल सा बेसिक सा। कि यहाँ पे आपने एक रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, आर रेजिस्टर हो गया। यहां से आपने एक बल्ब ऐड कर दिया, यहां से आपने एक स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अभी ये बल्ब रोशनी फेंक रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी की क्लोज्ड है, अभी आपका सर्किट पूरा है, तो पूरा फ्लो कर रहा है। अरे एक सेकंड, अरे सेल तो लगाया नहीं, कैसे चल रहा है ये, कैसे जादू हो रहा है, हमने ये तो ऐड ही नहीं करा है यहाँ पे, हमको यहाँ पे सेल भी तो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे बैटरी लगा दी, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अभी आपकी की ऑन है, तो ये क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से पूरा करंट फ्लो हो पा रहा है, सर्किट आपका पूरा क्लोज्ड है, तो पूरा पाथवे मिल रहा है चार्ज को फ्लो होने का, जिस वजह से इस आपके एलिमेंट तक आपका चार्ज जा रहा है, जिस वजह से ग्लो कर रहा है। अब मानो कि जैसे मैंने ये कर दिया स्विच ऑफ, तो क्या करेगा कि बल्ब ना ग्लो करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि चार्ज तो पहुंच ही नहीं पा रहा ना उस तक। जब चार्ज पहुंच ही नहीं पा रहा, ये कुछ जा ही नहीं रहा यहां से चार्ज, ये कुछ जा ही नहीं रहा यहां से, फ्लो ही नहीं हो पा रहा। बैटरी यहां से छोड़ तो रही है, यहां तक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां तो आ रहे हैं, पर वापस बैटरी में एंटर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पाथ यहां से ब्रेक हो गया है। पाथ ब्रेक हो गया तो करंट पूरा फ्लो नहीं हो पा रहा, जिस वजह से ये सर्किट इनकम्प्लीट है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे, बल्ब वापस ग्लो करना चालू कर देगा। तो ये होता है आपका सर्किट, कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। सारे एलिमेंट्स आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका करंट का डायरेक्शन देखते हैं, करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, एक पहले डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ये आपका सर्किट हो गया। चलिए यहां पे सबसे पहले आपकी बैटरी लगा देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे आपको कोई रजिस्टर लग रहा है, ठीक है, ये आपका रजिस्टर है। यहाँ पे आप कोई भी अप्लायंसेस लगा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब। और नेक्स्ट यहाँ पे आप स्विच लगा लेते हैं।
अभी अभी पूरा सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है एक्चुअली में, जब हमने इसकी खोज भी नहीं हुई थी ना करंट की, मतलब जब जैसे खोज हुई थी, हमारे चार्जेस की खोज तो बाद में हुई, पहले करंट की खोज हो गई थी। तो उस टाइम हमने देखा गया कि हम स्विच ऑन कर रहे थे तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से आ रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा था, ठीक है। करंट का फ्लो ऐसा आता है, बहुत बाद में जाके पता चला कि एक्चुअली जो करंट का फ्लो है वो ऐसे ना होके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अब बहुत सालों तक, कई सौ साल तक तो स्टडी तो ऐसी चल गई, सारी बुक्स में हर जगह ये छप गया, तब सारे सबके कॉन्सेप्ट यही बन गए थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट की डायरेक्शन होती है। तो फिर क्या डिसाइड करा गया कि करंट की डायरेक्शन ऐसी रहने देते, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको हम दिखा देते कि ऐसे है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो ऐसे होता है, और एक्चुअली में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना वो ऐसे ही डायरेक्शन में होता है आपका। तो फिर एंड में कंक्लूजन ये निकला कि इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रेवल करते हैं, और जो आपका करंट है, करंट यानी कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ट्रेवल करता है। तो आपको समझ आ गया होगा, चाहे तो हम यहाँ मेंशन भी करते हैं हाथों हाथ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज जो है आपका, ठीक है, वो आपका नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलता है, ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलता है। आप मेंशन कर लेना कि नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलता है, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको याद करना भी बहुत इजी है कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव से निकलेगा। वैसे मेन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो ऐसे होता है, तो हमको कहना तो चाहिए कि करंट ऐसे चल रहा है, पर फिर भी बहुत पहले से स्टडीज चलती आ रही है तो हमने बस उस चीज को वैसे ही रखा कि हमारा जो करंट है वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ये थी आपकी डायरेक्शन करंट की। नेक्स्ट चलते हैं आपके ओम्स लॉ, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस यहां से पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर हमारा ओम्स लॉ की तरफ चलेंगे। रेजिस्टेंस अभी मैंने बताया ना कि जो रेजिस्ट करता है चीजों को, कि आपकी जो स्नैप है, आपकी इंस्टा है, बहुत सी तरह की चीजें ना, जो रील्स देखते रहते हो, रात को पढ़ने बैठते हो और स्क्रॉल करने बैठते हो, घंटे 3-4 घंटे पढ़ दे, गायब हो जाते हैं। सोचते हो कि एग्जाम टाइम आ गया, अब पढ़ूंगा, और टाइम ऐसे निकल जाता है रात का। तो वही चीज रेजिस्टेंस चार्ज के साथ करती है कि उसको फ्लो नहीं होने देती, उसको रोकती है। और कई बार रेजिस्टेंस जरूरी भी होता है, रोकथाम जरूरी भी होती है। रेजिस्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो जो आपके फोन है वो आपको पढ़ाई से तो रेजिस्ट कर रहा है, और जो आपके पेरेंट्स है वो आपको फोन चलाने से रेजिस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ो पढ़ो, रेजिस्ट करें कि आप फोन ना चलाओ, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस आपका अच्छे काम में और बुरे काम में, दोनों काम में इस्तेमाल आ सकता है। तो हमारे कुछ अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका फोन का चार्जर होता है, तो जो आपके घर में वायर है उनमें करंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उससे टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, सबके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, पर आपके फोन को इतनी थोड़ी चाहिए चार्जिंग। तो उसका जो चार्जर होता है, चार्जर के अंदर इतने रेजिस्टर, इतना हैवी रेजिस्टर लगाया जाता है ना कि करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम कर देता है, जिस वजह से जब भी आप चार्जर का प्लग ऑन कर दो, पिन छो, तो करंट लगता है, इतना कम होता है करंट कि आपको महसूस भी नहीं होता। क्यों? फोन के चार्जिंग के लिए बहुत कम करंट चाहिए, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टर लगाना पड़ा। तो उसका पॉजिटिव साइड हो गया रेजिस्टर का। नेगेटिव साइड क्या होता है कि हमको जब कोई डिवाइस अप्लाई करते हैं ना, कि आपके घर में जो बल्ब है वो और ज्यादा तेज जल सकता है, लेकिन उसके अंदर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है जिस वजह से कम ग्लो कर रहा है, तो उसका नेगेटिव साइड हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज होती है। आइए पढ़ते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो रेजिस्ट करता है चार्ज के फ्लो को। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एक डायग्राम के साथ कि ये जो आपका कचरा फंसा हुआ है ना, ये रेजिस्ट कर रहा है, क्यों? किस चीज को? कि चार्ज के फ्लो को। जो आपका पानी है इसको निकलने से रोक रहा है ना, अभी यहाँ पानी फंसा हुआ है, जाने से रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है जाने से। तो वही है कि चार्ज के फ्लो को जो रोके वो आपका रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब हमारे इसके भी एक धुरंधर है ओम जी, उन्होंने जब इसकी खोज करी तो उसके बाद उनके रिस्पेक्ट में ही हमने जो इसकी यूनिट है उसको ओम, जिसको ऐसे डिनोट करा जाता है, इस सिंबल से इसको डिनोट करा जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। इसका फॉर्मूला क्या बनता है?
अभी हमने पढ़ा था ना कि वोल्ट जो होता है आपका करंट, वो आपका यहाँ पे तो आपने पढ़ा था कि चार्ज अपॉन में टाइम होता है, जो आपका करंट होता है। यहाँ पे वोल्ट होता है आपका वर्क डन अपॉन में चार्ज। अभी इनमें कहीं पे भी आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आई। अब ये जो करंट है और ये जो वोल्ट है, इन दोनों को मिला के आपका जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला जनरेट किया गया है, जिसको अभी हम ओम्स लॉ में करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कैसे बनाया जाता है इसका फॉर्मूला। बाकी अभी आप यहां देखो कि रिलेशनशिप क्या होता है ओम्स रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप। वैसे तो ओम्स लॉ में दिखाया गया है कि इसका इक्वेशन जो होती है वो आपकी V इक्वल्स टू आई आर होती है। अभी देखेंगे इस पे वापस जब लौटेंगे तो हम देखेंगे ये होती कैसे है। मेनली जो आपका वोल्टेज और करंट के साथ इक्वेशन बनती है ना, वो ये बनती है। बाकी जो रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर एनसीईआरटी में जो रिलेशन मेंशन करा गया है वो आपके वायर के लेंथ को और एरिया को और उसके नेचर को लेके करा गया है ना। तो फिर फैक्टर्स क्या है जो रेजिस्टेंस को बनाते हैं, जिससे उसका फॉर्मूला जनरेट हुआ है। एक तो उसके नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। कैसे कि आपको पता है ना कि चांदी और सोना और प्लेटिनम, ये सारी चीजें, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है कि इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो अगर आप चाहो ना कि कॉपर में भी कम है पर इनमें कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस कम है, तो आप घर में अगर चांदी के, वैसे तो बहुत महंगा पड़ता है तो हम लगाते नहीं है, होंगे कुछ अमीर लोग होंगे जो लगवाते होंगे, पर हम तो कॉपर लगाते हैं क्योंकि हमारे बजट में कॉपर है। ठीक है। पर अगर हम चांदी के लगाए ना तो हमारे अप्लायंसेस और अच्छे वर्क करेंगे, क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है। वहीं पे आप कम ज्यादा रेजिस्टेंस वाले लगा दो, इनमें तो कम है, जो ज्यादा वाले लगा दो और खराब वर्क करेंगे आपके घर के अप्लायंसेस सारे। ठीक है। तो मटेरियल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है आपकी लेंथ पे। लेंथ पे कैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। यहाँ पे दिखा रखा है ना कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कि अगर ये चेंज होगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या कि अगर एक चीज बढ़ रही है ना तो दूसरी चीज घटेगी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से। बाकी ये पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर उसको अच्छे से समझेंगे पहले कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है। कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। वो फॉर्मूले में अप्लाई नहीं। मेन फॉर्मूला आपका ऐसे बनता है कि आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे ना तो कॉम्बिनेशन बनके आपका आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एल अपन में ए के। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा ना तो एक कांस्टेंट आता है, तो आपकी वैल्यू बन जाती है आर इक्वल्स टू में रो एल अपॉन में ए। ये आपकी मेन इक्वेशन बनती है रेजिस्टेंस को लेके, जिससे आप कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि लेंथ पे और एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ से अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। ठीक है। अब समझो कि आपके घर में कोई पानी की पाइप है। पानी की पाइप का आप जो फेस वाला एरिया होता है ना, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इस पाइप का, जो ये फेस वाला एरिया है, ये आप जितना ज्यादा छोटा कर दोगे, जितना ज्यादा छोटा कर दोगे उतना कम पानी निकल पाएगा। कम पानी निकल रहा है यानी कि रेजिस्ट कर रहा है ना, पानी को रोक रहा है बहुत ज्यादा। पानी ज्यादा निकल सकता है अगर उसको मुंह बढ़ाओ, तो पानी का मुंह छोटा हो गया यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कैसे कि अगर आपका मानो कि आप पे 10 फुट का पाइप है। ठीक है। 10 फुट के पाइप से आपने नल चालू करा तो 3 सेकंड में पानी बाहर आ जाता। अब आपने 10 की जगह 50 फुट का ले लिया तो 3 की जगह क्या पता 30 सेकंड ले ले पानी बाहर आने में, तो टाइम लग रहा है ना, यानी कि पानी को रेजिस्ट कर रहा है। कहाँ वो पानी जल्दी आ सकता था, एग्जिट कर सकता था उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, अब वो टाइम ले रहा है। तो जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया जितना ज्यादा आप कम कर दोगे पानी उतना कम बह पा रहा है ना। सेम चीज चार्जेस आता है कि उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा चार्ज उतना कम बह पाएगा। ठीक है। और टेम्परेचर पे कैसे कि जैसे आप पे कोई एलिमेंट है, जैसे कि मानो कि मेटल का बना हुआ है, इसका टेम्परेचर में कर दो ज्यादा तो इसके अंदर जो चार्जेस है ना इस टाइम पहले तो रेस्ट पे नॉर्मली रैंडमली भाग रहे थे उधर। जैसे ही मैंने इसको हीट देना चालू करा तो और तेजी से इधर उधर भागेंगे, बहुत तेजी से इधर उधर टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। कि आपने देखा होगा ना कि जो इंडियन रेलवेज है उनमें काफी ज्यादा भीड़ रहती है। आजकल के टाइम पे त्योहार का टाइम आ जाए तो बहुत ज्यादा भगदड़ रहती है। तो आपको ट्रेन पे चढ़ने से जो चीज रजिस्ट कर रही है वो चीज है आपकी भीड़। तो भीड़ कम होगी तो आप आराम से चढ़ जाओगे, फ्लो आसान होगा। रजिस्ट ज्यादा कब करेगा जब भीड़ बहुत ज्यादा होगी, भगदड़ मच जाएगी, ट्रेन निकल रही होगी तो भगदड़ मचेगी, तो जिस वजह से आपको और मुश्किल होगी, तो वही रजिस्ट करेगा आपको। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है कि वहां का माहौल गर्म हो गया ना तभी तो भीड़ में भगदड़ मच गई है। तो आइए वापस चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट है जो बह रहा है कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके रेजिस्टेंस के। अब ये चीज कैसे कि जितना ज्यादा आप वोल्टेज
हमने अभी उससे वॉश बेसिन वाला एग्जांपल समझा था ना, कि आपको पानी जितना ज्यादा चार्ज, मानो आपको ज्यादा चार्ज निकालना है तो आपको ज्यादा प्रेशर से ताकत लगानी पड़ेगी, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल लगा रहे हो उतना ज्यादा चार्ज बह पा रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वोल्टेज आपके करंट के, वोल्टेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ से करंट के। और जो आपका करंट है, देखो करंट तो आपको वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, देखो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट ही सेम चीज दिखा रहा है ना, अभी करंट का पहले वोल्टेज के साथ दिखाया गया, दूसरा रिलेशन करंट का है रेजिस्टेंस के साथ, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ। अब इन दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तब जाके आपका ये फॉर्मूला जनरेट होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो ये आपका ओम्स लॉ की इक्वेशन बनी है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ओम्स लॉ को लेके बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं दो फॉर्मूले से बनते हैं, एक तो आपका ओम्स लॉ हो गया, दूसरा आपका ये जो आपकी इक्वेशन हमने रेडी करी है रेजिस्टेंस को लेके वो था। ठीक है, अब हमने यहाँ पढ़ा ना कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सर्किट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका वर्क करे, उसका टेम्परेचर बदला ना जाए, एकदम सिंपल नॉर्मल रूम टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर में आप काम करो ना वो सेम रहे, कि आपने टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा कि रीडिंग में डिफेक्ट आएगा, कंप्लीट टेम्परेचर की वजह से जो आपका करंट का फ्लो है वो कम ज्यादा हो सकता है, पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि सर्किट का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपका कांस्टेंट आया था यहाँ पे रो, इसको आप कहते हो रो। ठीक है, इसी को लेके थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि रो एक्चुअली होता क्या है, इसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हो, इस सिंबल का नाम आपका रो है, जो कांस्टेंट आपका आया था वो आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, जो आप हम भी हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था कि नेचर पे डिपेंड करता है, ये वही चीज है, ये वही वैल्यू है आपकी, वही आपके नेचर की यूनिट है। हमने क्या पढ़ा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपके लाइट वाले चैप्टर में, कि हर लेंस के अंदर कुछ उसका नेचर होता है कुछ मीडियम का, जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि कंडक्टर का भी कुछ नेचर होगा, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक यूनिट आई है रो, जिसको आप रेजिस्टिविटी कहते हो। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या मतलब इसकी डेफिनेशन का, यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का, कि जो आपका रेजिस्टेंस है वही आपका रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा जब आपकी लेंथ 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, और एरिया भी आपकी 1 या फिर आप कह सकते हो यूनिट हो जाए, इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई ना, तो ये डायरेक्टली इन ये आपस में इक्वल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव करा था यहाँ पे कि R इक्वल्स टू में रो L अपॉन में A है, ये वही रेजिस्टिविटी ये आपका रो है जो डिपेंड करता है, जो दिखाता है आपका नेचर कैसा है, जिसका रो ज्यादा, अब देखो अब यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो ना कि सामने सामने, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। सिल्वर का रो जो है उसकी वैल्यू काफी कम है, यानी कि रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए वो अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छे से चार्ज फ्लो कर पाता है। और जो आपका आयरन है वो सिल्वर के मुकाबले उसकी रेजिस्टिविटी वो ज्यादा है, उसकी रो की वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है सिल्वर या गोल्ड के मुकाबले। ठीक है, अब जैसे हमारा रेजिस्टेंस था वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो करंट का फ्लो बदलेगा, पार्टिकल्स ज्यादा मूव करेंगे। अब ये जो है ना आपका रो जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ एंड एरिया बट चेंजेस विथ टेम्परेचर, कि आप लेंथ को और एरिया को कितना भी चेंज कर दो इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यू तभी बदलेगी जब रेजिस्टेंस बदलेगा। रेजिस्टेंस कब बदल रहा है, जब टेम्परेचर आपका कम या ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज तो आपकी टेम्परेचर डिपेंड होगा। अब इन दोनों पे कैसे डिपेंड नहीं कर रहा, मानो कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है बड़ा, ठीक है, वो अभी कठोर है बहुत ज्यादा, आपने उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, कठोर तो अब भी है, ये ऐसे थोड़ी कि वो स्पंज जैसा हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, उसका जो नेचर है वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप उसकी लेंथ एरिया कैसे भी बदल दो, कुछ भी कर दो, वो चेंज नहीं होना। तो वही रेजिस्टिविटी है कि जो ये नेचर ऑफ मीडियम है ना वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की उस पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर बदला रेजिस्टेंस बदला रेजिस्टिविटी बदली, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका रेजिस्टिविटी का। ठीक है, अब आते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर्स को हम कैसे लगाते हैं कॉम्बिनेशन में, कैसे लगाते हैं सीरीज में, कैसे इसके फायदे होते हैं कि सीरीज में कब लगाना चाहिए, पैरेलल में कब लगाना चाहिए, मतलब क्या होता है। तो थ्योरी तो आप यहां से समझ लोगे, अभी थ्योरी पे लौटेंगे, पहले आप डायग्राम से समझो कि होता क्या है। सीरीज में कैसे होता है कि आपका एक वायर ना, तो एक रजिस्टर का आपने ऐसे जोड़ दिया, तो सीरीज में अगला रजिस्टर भी आपका ऐसे जुड़ेगा, ऐसे करके सारे एक सीरीज में एक सीक्वेंस में जुड़ते हैं। पैरेलल में क्या होता है कि अगर आपका एक वायर ऐसे जा रहा है, उसने एक रजिस्टर यहाँ जोड़ा है, तो दूसरा रजिस्टर ऐसे करके ऐसे जुड़ेगा यहाँ पे इस जगह में पैरेलली, तीसरा रजिस्टर ऐसे करके ऐसे आगे जुड़ेगा, अगर और होंगे तो वो और जाके ऐसे जुड़ जाएंगे, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आइए वापस थ्योरी पे चलते हैं। रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड अलोंग इन अ सिंगल पाथ ऑफ करंट फ्लो। देखो सिंगल पाथ पे जोड़ा है, करंट फ्लो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे आके खत्म हुआ है, तो एक सिंगल पाथ में सारे रेजिस्टर्स जुड़ते हैं। द करंट इज सेम इन ईच रजिस्टर इन द सीरीज सर्किट। कि अगर आपने यहाँ पे जैसे कि 10 एम्पेयर का करंट दिया है ना, तो यहाँ पे आके भी वो 10 एम्पेयर रहेगा, यहाँ पे भी आके 10 एम्पेयर रहेगा, यहाँ पे भी आपका आके 10 एम्पेयर रहेगा। क्यों? कि रजिस्टर होता है ना जो, वो वोल्टेज को खाता है। वोल्टेज को जितने उसको रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मेरे को उसमें वॉश बेसिन के एग्जांपल में क्या था कि मेरे को ताकत लगानी पड़ रही थी, जितनी ज्यादा ताकत लगा रहा था तो मेरी ताकत खर्च हो रही है ना, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल तो चेंज होगा। कि यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, तो यहाँ पे खर्च होने के बाद क्या पता 8 वोल्ट बचे, यहाँ खर्च होने के बाद क्या पता 5 वोल्ट बचे, और यहाँ पे आगे क्या पता खत्म हो जाए एकदम। तो वोल्टेज तो आपके यहाँ कम होगी पर करंट आपका सेम ही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वोल्टेज इज डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर्स। वही चीज है कि जो आपको वोल्टेज है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब आइए पैरेलल की तरफ देखते हैं। पैरेलल के पॉइंट्स क्या कह रहा है कि रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड प्रोवाइडिंग द मल्टीपल पाथ ऑफ सर्किट। देखा ना हम लोग कि मल्टीपल पाथ कैसे दिखा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, द करंट इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस। कि करंट जो है ना, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे आपका करंट तो सेम था, पोटेंशियल ब्रेक हो रहा था। अब यहाँ पे अगर आप 10 वोल्ट 10 एम्पेयर का करंट अगर भेज रहे हैं ना, तो क्या पता यहाँ पे 3 एम्पेयर का करंट जाए, क्या पता यहाँ पे 4 एम्पेयर का जाए, क्या पता यहाँ पे बचा हुआ जो आपका 3 एम्पेयर बचा है वो यहाँ पे जाए। तो जो करंट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग पाथ में, पर वोल्टेज सेम रहती है। कि अगर आपने जो वर्क करा है, जो आपने पोटेंशियल लगाया है ना, यहाँ पे आपने 10 वोल्ट का लगाया है, तो यहाँ पे भी आपका 10 वोल्ट का ही रहेगा, इधर भी आपका 10 वोल्ट का ही रहेगा, और इधर भी आने के बाद आपका 10 वोल्ट का ही रहेगा। और वही सेम चीज जब यहाँ से आके कंबाइन होगा, करंट जो है ना यहाँ से 10 एम्पेयर भेजा ना, यहाँ सेपरेट होने के बाद वापस यहाँ पे आके 10 एम्पेयर बन जाएगा जोड़ने के बाद, और पोटेंशियल भी आपका 10 एम्पेयर 10 वोल्ट रह जाएगा। तो ये होता है आपका सीरियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैसे वर्क करते हैं। इनका फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। कि आर इक्विवेलेंट यानी कि आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में आप डायरेक्टली ऐड कर दो, और पैरेलल में आप रेसिप्रोकल लेते हैं इस कॉम्बिनेशन का। डेरिवेशन ऑलरेडी कर रखी है, अब ये रिवीजन का टाइम है, तो अगर इसकी डेरिवेशन भी करने बैठेंगे तो ज्यादा लेंथी लेक्चर खिंच जाएगा। अभी आप रिवीजन करने आओ ना, एग्जाम टाइम है, तो डेरिवेशन ना करते हुए अभी आप मेन फॉर्मूले फोकस करो, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछी नहीं जाती। अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तब पूछी जाएगी, 10th में ये नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से ही बेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले यहाँ आपके मेंशन है। ये अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे मैं इसको नीचे भी लिख देता हूँ कि ये 1 में आर इक्विवेलेंट, या फिर आप आर टोटल कह सकते हो, या फिर आर नेट जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ये 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। नोट कर लो ये। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है ना, इसको समझने के लिए, वैसे एनसीईआरटी में पहले मेंशन हो रखा है, ये जो पावर है ये आपका बाद में मेंशन हो रखा है, पर जब तक आप पावर नहीं समझोगे ना, आपको हीटिंग समझ नहीं आएगा अच्छे से। पावर क्या होता है? पावर ताकत होती है, भाई आपकी जो ताकत अप्लाई कर रहे हो ना, जो आप ताकत अप्लाई कर रहे हो, जो आप वर्क कर रहे हो, उसी से फॉर्म होता है आपका पावर। आइए हम डेफिनेशन पे नजर मारते हैं, फिर समझेंगे अच्छे से। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट के टाइम के अंदर आप कितना वर्क कर रहे हो उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के अंदर, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इसके फॉर्मूले समझो कि आपका यहाँ पे क्या है, आई। आई क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T। तो उस चार्ज को उस यूनिट टाइम के अंदर, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम लिखा ना, कि उस यूनिट टाइम के अंदर इस V पोटेंशियल के साथ I करंट को पहुंचाने में जितनी पावर लगेगी वही आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है। इसकी यूनिट आपकी वॉट होती है, हमारे महारथी वॉट जी, उनके नाम पे, उनके रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट वॉट रखी गई है। अब डेफिनेशन जैसे हमारी 1 वोल्ट की, 1 एम्पेयर की हमने देखी थी, सेम चीज इसकी होती है कि 1 वॉट क्या होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकंड के अंदर, 1 जूल वर्क 1 सेकंड के अंदर। पावर को आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम भी होता है ना, कि कितना आपने वर्क करा उस गिवन टाइम के अंदर, वो आपका वर्क होता है। तो आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड करते हुए आपका फॉर्मूला बनता है पावर V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल इंटू करंट, या फिर V की जगह, V की वैल्यू आपकी IR होती है, तो जब आप V की जगह IR लिख दोगे तो I2R हो जाएगा, या फिर आप I की जगह V/R लिख दोगे ना, जब आपने I की जगह V/R लिख दिया तो यहाँ पे V²/R हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पावर के। पावर आप समझ गए कैसे आपकी वैल्यू थी पावर की। अब आते हैं हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट हीट कैसे करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपके घर के बल्ब होते हैं,
कभी आपने ऑन बल्ब छुआ है या फिर ऑन हो रहा हो बहुत देर तक, आपने ऑफ करके टच करके देखा हो, तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा जब वर्क कर रहा होता है। ऐसे आपके बहुत से अप्लायंसेस होते हैं जो हीट करने लग जाते हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका चार्जर हो, वो भी बहुत एक ज्यादा लिमिट के बाद जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो वो हीट करने लगता है। तो वो क्यों करता है? एक्चुअली होता क्या है, एक कॉस्ट तो ये हो सकता है आपका कि जब बहुत ज्यादा आपके जो पार्टिकल्स है वो टकरा रहे हैं आपस में, टकराने की वजह से उनके बीच में जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, और टकराने की वजह से वो हीट रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो अप्लायंसेस है वो सारे हीट करने लग जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं होता क्या है एक्चुअली। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग, इसको भी हम समझेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। द फिनोमिना वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, इसको अभी समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शीट है, आपके पास एक शीट है, ठीक है। इस शीट को आपको इस शीट को थोड़ा चपटा करना है। नॉर्मली शीट है आपकी, इसको आपको हथौड़े से और मारना है। ये आपका हैमर है, ठीक है। इस हैमर से आपने यहाँ पे हिट करा बहुत जोर से। हिट करने के बाद क्या होगा, थोड़ा इसकी शेप चेंज होगी। मेन कॉज क्या होगा कि हिट करने के बाद थोड़ा सा ही शीट गर्म हो जाएगी। अब आप लगातार हिट करे जा रहे हो, इस शीट में जितना ज्यादा आप हिट करते जाओगे ना, जितना आप हथौड़े से मारोगे, उतना ज्यादा ये गर्म होती चली जाएगी। गर्म होने का क्या, गर्म क्यों हो रही है एक्चुअली? क्योंकि जो आप जब हिट कर रहे हो ना, तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं बहुत तेजी से, उनके बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, जिसकी रगड़न की वजह से, प्रेशर की वजह से वहां हीट बन रही है। वही चीज यहाँ पे है कि आप कितनी पावर से हिट कर रहे हो, कितनी देर तक हिट कर रहे हो। मानो मैंने एक बार हिट करा तो थोड़ा सा गर्म हुआ, मैं 15-20 बार हिट करते चले जाऊं, बहुत देर तक हिट कर रहा हूँ लगातार, तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। और कितनी ताकत से हिट कर रहा हूँ उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हीटिंग का जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसका फॉर्मूला एक तो ऐसे बनता है कि कितनी पावर दे रहे हो आप, कितने टाइम तक दे रहे हो, कितनी देर तक आप हिट कर रहे हो, उससे आपका एक तो हीटिंग का फॉर्मूला बना। उसी से जो आपने पावर के फॉर्मूले यहाँ से जनरेट करते हैं ना सारे, उन्हीं की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, पी की वैल्यू अगर आप रख दोगे, तो पी की वैल्यू एक तो आपकी आई स्क्वायर आर थी और एक वी आई थी। तो आपने आई स्क्वायर आर रखा तो आपका हीट का फॉर्मूला आया आई स्क्वायर आर टी, एक आया वी आई टी। तो ये तीन फॉर्मूले आपके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। किस पे डिपेंड करता है? आप देख लो, सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली दिख रहे हैं आपको कि हीट प्रोड्यूस जो है जूल्स में होते हैं। एक तो यूनिट इसकी जूल्स हो गई, हीट आपको पता है ना कि जूल्स में ही कैलकुलेट करा जाता है जो हीट की यूनिट होती है, जूल्स एनर्जी की यूनिट होती है। तो जो आपका मेन एनर्जी है ना, जूल्स में हो जाए, चाहे आपका वर्क हो, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो भी जूल्स में कैलकुलेट करा जाता है। आई आपका जो करंट है एम्पेयर में होता है, रेजिस्टेंस जो आपका आर है वो ओम्स में नापा जाता है, और टाइम तो आपको पता है सेकंड में होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सारी यूनिट्स। कैसे डिपेंड करता है कि आप करंट बढ़ा दो, जितना ज्यादा आपने करंट का फ्लो बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से टकरा रहे हैं, ज्यादा टकरा रहे हैं, जिस वजह से हीट और ज्यादा हो सकती है। ज्यादा देर तक करंट किसी वायर से जा रहा है, तब उसकी वजह से ज्यादा देर तक जा रहा है, जिस वजह से और ज्यादा हीट कर रहा है। या फिर ज्यादा पोटेंशियल से गुजर रहा है, वी से भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल से गुजर रहा है उस वजह से भी आपका वायर या फिर आपका जो अप्लायंसेस है वो हीट कर सकता है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का होती है, जो आपका फॉर्मूला है ना, यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिखाता है। एक्चुअली क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आप डायरेक्ट ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज द फिनोमिना वेयर द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट आप लिख सकते हो। या फिर डायरेक्ट अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि जो आपके ये तीन फॉर्मूले ना, इनमें से जो आपके जूल्स बाबा थे उन्होंने सिर्फ यही एक फॉर्मूला दिया था। वो तो पावर के बाद जब पावर की वो हुई और ज्यादा डेरिवेशन करी गई, जिस वजह से बाद में कैलकुलेशन आई। मेन ये फॉर्मूला जब आपका हीट का सबसे पहला फॉर्मूला आया था, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, ठीक है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट प्रोड्यूस्ड आपके टाइम के। तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो हीट प्रोड्यूस्ड in an electric circuit is directly proportional to the square of current, directly proportional to the resistance, and directly proportional to the time taken in this process is called the Joule's law of heating। तो ये पूरा था आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए आपके चलते हैं लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाता, जितने इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक हमने खत्म कर लिए। लेकिन ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, अब चैप्टर खत्म ही हो रहा है, लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, तो आइए इसको भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? An electric fuse is a safety device used in electric circuits to protect against overcurrents। एक्चुअली आइए इसका फंक्शन समझते हैं, होता क्या है हमारा। जो आपका एक सर्किट होता है, घरों में फ्यूज लगे होते हैं, जो सारे सर्किट्स को कनेक्ट करके रखता है, सारे जिन सर्किट से आपके अप्लायंसेस चल रहे हैं, घर में जितने भी स्विचेस हैं, उन सबको होल्ड करता है एक आपका फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज में से ऐसे करके बाहर से, जहां से आपने वायर का कनेक्शन करा रखा है, आके यहाँ से कुछ फंक्शंस होते हैं इसके,
उसके बाद जाके आपके अप्लायंसेस में जाता है, जिससे आपके डिफरेंट अप्लायंसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका वर्क क्या होता है कि ना, देखो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है कम, कि when the temperature reaches the melting point of the fuse it melts and break the circuit interrupting the flow of current। क्यों इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट, इसके अंदर जो आपने फंक्शंस लगाए ना, इसके अंदर जो वायर है उसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। कि जैसे ही ज्यादा जरा सा भी ओवरलोड हुआ ना वायर से, जो करंट आ रहा है, ज्यादा जैसी पोटेंशियल बढ़ा, ज्यादा ही प्रेशर से आया करंट, ज्यादा ही ओवरलोड हुआ, वो क्या करेगा कि वायर कर देगा ब्रेक। वायर यहां से ब्रेक हुआ तो जिस वजह से करंट का फ्लो यहां से रुक जाएगा, एकदम करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो आपके अप्लायंसेज हैं खराब होने से बच जाएंगे। मानो कि अगर ये अच्छा कंडक्टर होता, ये ब्रेक ना होता, तो वही ओवरलोड की वजह से सारे आपके अप्लायंसेज पे करंट आता, तो सारे अप्लायंसेज खराब हो सकते थे। तो उनको खराब होने से बचाने के लिए ही फ्यूज का यूज करा जाता है, कि ओवरलोड हुआ तुरंत ही वो वायर को ब्रेक कर देगा, तुरंत ही गल जाएगा, वही ब्रेक कर देगा वायर को, जिस वजह से करंट का फ्लो एकदम ही रुक जाएगा। तो इससे हादसे भी बच जाते कई बार, कि जैसे ओवरलोड हुआ ना तो आग लगने की संभावना रहती है। इसके अंदर फ्यूज के अंदर जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिर ऐसे सिनेमाज होते हैं, घरों में फ्यूजों में आग क्यों लग जाती है? ओवरलोड होने की वजह से, जब ये मेल्ट हो जाता है ना, फिर भी ओवरलोड लगातार हो रहा है, जिस वजह से आगे अप्लायंसेस में तो आग नहीं लगती, क्योंकि यहाँ से फ्लो तो रुक गया है, पर इसी के ऊपर सारा ओवरलोड आ रहा है, जिस वजह से इसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो अ फ्यूज इज मेड अप ऑफ मेटल एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन विद लो मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रखा जाता है। द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सीरीज में रखा जाता है ना, पैरेलल में रखा जाएगा। अगर यहाँ से ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि ओवरलोड यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से भी ओवरलोड होकर चले, पोटेंशियल तो सेम ही है ना, तो अप्लायंसेस तो फिर भी खराब हो सकते हैं, जिस वजह से हमको इसको सीरीज में ही जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका फ्यूज का, और ये हमारा प्यारा सा छोटा चैप्टर खत्म हो गया है आज वन शॉट के अंदर। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगे। और हाँ, आपको जैसे पता है कि मैराथन स्टार्ट होने वाले, आपके एग्जाम सर पे हैं, तो जम के मेहनत करेंगे, हम भी जम के मेहनत कर रहे हैं, आप भी दिन रात एक कर दो। यही टाइम है कि आप जो कहते हो ना पूरे साल कि एग्जाम मान दो मैं दिन रात एक कर दूं, तो ये टाइम आ गया है, अब दिन रात एक कर दो आप। ठीक है ना, तो बाकी आपसे मिलेंगे, हमारे फिजिक्स का जो अगला लास्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेट वाला, उसको अच्छे से समझेंगे और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और कुछ डाउट रह रहा हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ कमेंट करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।